हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइस आप सभी फ्रेंड्स। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 41 है और मैं करा रही हूँ आपको DT प्लस बी, TGT PGT, UP TGT PGT, EMRS या फिर BPSC के लिए भी अगर आप तैयारी करें तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है। ऑल स्टेट TGT PGT एग्जाम्स के लिए वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी DT प्लस बी, EMRS और UP वगैरह के लिए तो है ही। ठीक है गाइज, तो चलिए देख लेते हैं क्या खास है आज हमारे पास। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब चैनल को अभी तक नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी आप मिस्टेक कर रहे हैं और काफ़ी नुकसानदायक ये बात आपके लिए हो सकती है अगर आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया। फटाफट से कर लीजिए और देखते हैं कि क्या खास है आज की क्लास में हमारे पास। चलिए फटाफट से जुड़ जाइए और देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि मेलवोलियोज रिवेंज इज़ अ पॉपुलर फिक्शनल वर्क बाय। मेलवोलियोज रिवेंज नाम का ये जो फिक्शनल वर्क है ये किसका है? तो एमिली स्नाइडर है, जेम्स मेबल हैं, गेटे हैं या फिर सोफी मेजोन है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन कौन सा? डी हो जाएगा, यानी कि ये डी ऑप्शन है। सोफी मेजोन का जो ये वर्क है आपका मेलवोलियोज रिवेंज। और कल मैंने एक आपको बताया था मेलवोलियो अ कॉमेडी ऑफ हियरर्स, तो ये या फिर इम्पोस्टर दोनों ही नाम से उसको जाना जाता है। वर्स प्ले है और ये एमिली C.A. स्नाइडर के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेलवोलियो के बाद अ कॉमेडी ऑफ हियरर्स आया है तो एमिली C.A. स्नाइडर हो जाएगा, और अगर मेलवोलियो रिवेंज होगा तो वो आपका सोफी मेजोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। Who published Oxford Lectures on Poetry 1909, which includes an essay on Shakespeare's Antony and Cleopatra, an essay entitled Shakespeare the Mains। तो बताइए हु पब्लिश्ड ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री। 1909 में ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स जो किसने पब्लिश करवाया, और विच इंक्लूड जिसमें एक ऐसे इंक्लूड था शेक्सपियर का पेट्रा एंड एन एसे एंटाइटल शेक्सपियर द मैन। दो चीज़ें यहाँ पे शेक्सपियर की आपको नज़र आती हैं इसके अंदर। तो ये किसके द्वारा इसको रखा गया है? तो AC ब्रैडले आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन स्कॉलर, शेक्सपियरियन स्कॉलर, ठीक है, शेक्सपियरियन स्कॉलर, ओके। इन 1875 तो ये इन होगा, ये बी का क्या रोल है यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन 1875 रॉट, किसी ने लिखा है शेक्सपियर के, वो स्कॉलर शेक्सपियरियन स्कॉलर रहे हैं वो। तो उन्होंने 1875 में लिखा शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट। तो ये बताइए चार्ल्स नाइट हैं, एडवर्ड डाउडन हैं, जोहन गेटे हैं या फिर विल्सन नाइट हैं। तो यहाँ जो इसका आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर एडवर्ड डाउडन, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं आपको। कौन सा था हमारा? ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था। चलिए, What does पैंथेज़म मीन्स? पैंथेज़म का क्या मतलब होता है? देखिए पैंथेज़म किससे एसोसिएट था, तो ये भी पहले आपको जान लेना चाहिए। तो वर्ड्सवर्थ थे हमारे, वर्ड्सवर्थ थे, एसोसिएट करता है ये। तो वर्ड्सवर्थ से अगर ये एसोसिएट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? गॉड इज़ ऑल एंड ऑल इज़ गॉड, एवरीथिंग इज़ मॉर्टल, नन कैन एस्केप फ्रॉम टाइम। तो ये ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं, ऑल ऑफ दीज भी नहीं है और कोई सा भी नहीं है, केवल ए ऑप्शन सही है। यानी कि भगवान जो वर्ड्सवर्थ थे वो मानते थे कि नेचर में भगवान हैं, नेचर में जो भी चीज़ है या फिर हम हैं या जो भी, सभी में भगवान है, सभी में गॉड का जो है वो विराजमान है कहीं ना कहीं। तो इसको जो है पैंथेज़म कहा गया और इसी से एसोसिएट करते थे वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर दीजिएगा। From where did Wordsworth get idea that education of nature is superior to bookish learning? जो वर्ड्सवर्थ थे आपको पता ही है कि नेचर पोएट रहे हैं, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर मैथ्यू अर्लोन ने इनको कहा है। तो देखिए इसमें अगर कहा जाए कि किससे अफेक्ट होकर के इन्होंने इस मतलब इसको चुना है इस थीम को, तो देखिए रूसो आपका आंसर बनेगा। नेचर सुपीरियर है, जो बुक किताबों की जो लर्निंग है उससे हमारी नेचर सुपीरियर है, नेचुरल लर्निंग जो सुपीरियर है। तो ये रूसो से जो है इन्होंने सीखा है। और रूसो ने एक नारा भी दिया था, प्रकृति की ओर लौटो, है ना, बैक टू नेचर, ऐसा जो उन्होंने ये एक उनका था। तो इसमें गाइस एक बात और आपको जान लेनी चाहिए कि नेचर से रिलेटेड जो इनकी पोएम है, जो बुकिश जो लर्निंग है उसको वो अवॉइड करने के लिए कहती है और नेचर से सीखने के लिए कहती है। तो वो आपकी टेबल्स टर्न्ड है, टेबल्स टर्न्ड है।
याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये पोएम है आपकी। From which poem of Wordsworth Charles Lamb wrote that though he liked the poem subject, मतलब उन्होंने इस सब्जेक्ट को तो उन्होंने लाइक किया है पोएम के, किस पोएम के बारे में चार्ल्स लैम्ब ने ऐसा कहा है वर्ड्सवर्थ की, कि मतलब उसके सब्जेक्ट को तो इन्होंने ज़रूर पसंद किया है, बट वॉज करप्टेड बाई द, नहीं सॉरी मैं क्या पढ़ गई, हाँ सब्जेक्ट, लेकिन आई कैन नॉट से दैट द स्टाइल ऑफ इट क्वाइट सेटिस्फाइज मी, लेकिन इसके जो स्टाइल ने ना मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सका, जो इसका स्टाइल था वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो ऐसा कुछ इन्होंने कहा था, और ये एक लिरिकल पोएम थी। तो ये कौन सी पोएम के बारे में इन्होंने कहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि पीटर बेल के बारे में चार्ल्स लैम्ब ने ऐसा कहा है। Which poem of Wordsworth in 1891 Oscar Wilde cited as an example of deleterious influence of nature on अपनी किस पोएम में, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम में, जो कि 1891 में ऑस्कर विल्ड ने इसमें से एक एग्जाम्पल लिया है, किस चीज़ के लिए, डिलीटरियस इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, मतलब जैसे कि उनको नेचर पोएट माना जाता था, बट पीटर बेल में उन्हें थोड़ा सा नेचर का इसेंस कम नज़र आया है, तो इसके लिए उन्होंने ये एग्जाम्पल लिया है वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के लिए। तो वो कौन सी है, तो गाइज ये भी आपकी पीटर बेल है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रकृति को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से हिंदी में एक एक क्वेश्चन को समझा रही हूँ, ठीक है। जिनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है उनकी हिंदी आपको ज़रूर समझनी है यहाँ पे। सैटर्न इन, और लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ गाइज, रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइएगा। सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मरली कल्ट, क्रिश्चियन ट्रेडिशन में सैटर्न को क्या कहा गया है, आप जानते हैं कि ये एक एंजिल होती थी, है ना, जो हेवन में थी, बट यहाँ पे इसकी कुछ गलतियों की वजह से जो है इनको निकाल दिया गया था हेवन से, तो इसके बाद ये क्या नाम हो सकता है जिसको सैटर्न के रूप में जाना जाता है, तो ये लूसीफर है ना, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Who uses Milton as a character in his work, अपने एक वर्क में के रूप में मिल्टन को यूज़ किया है किसने, और मिल्टन अ पोएम नाम की का ये वर्क है, तो किसकी ये, तो ये विलियम ब्लेक हो जाएगा, ठीक है, विलियम ब्लेक आपका सही आंसर है। पैराडाइज लॉस्ट इन्फ्लुएंस्ड, यस एक सेकेंड गाइस, हाँ ठीक है थोड़ी देर में प्लीज़, ओके हाँ सॉरी गाइज इंटरप्शन के लिए। हाँ तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन था, पैराडाइज लॉस्ट इन्फ्लुएंस्ड मैरी शेली व्हेन ही रोट हर नॉवल इन 1810, बताइए 1810 में एक नॉवल आया था मैरी शेली का, तो वो किसके पैराडाइज लॉस्ट से इन्होंने इन्फ्लुएंस होके इसको लिखा था, तो देखिए मैरी शेली जो थी वो मैरी गॉडविन थी, आपको पता है, तो मैरी गॉडविन जो थी वो जो ये हमारे पीबी शेली थे इनकी वाइफ थी, ये आप जानते हैं अच्छे से, तो ये फ्रैंकेनस्टाइन था, ये डी ऑप्शन इनका एक वर्क था बहुत ही उम्दा, तो ये फ्रैंकेनस्टाइन था और यही लिखा था इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट से प्रभावित होकर के। पीबी शेली कंस्ट्रक्टेड हिज कैरेक्टर प्रोमेथियस इन पार्ट एज एन अटेम्प्ट टू रिवाइज मिल्टन के किस अटेम्प्ट को रिवाइज करने के लिए इन्होंने एक पार्ट प्रोमेथियस लिखा, प्रोमेथियस नाम का एक कैरेक्टर लिया था पीबी शेली ने, तो एडम, बिल्जेबब, सैटर्न या फिर जीसस क्रिस्ट, तो ये सैटर्न से प्रभावित होकर के इन्होंने प्रोमेथियस नाम का कैरेक्टर को रिवाइज किया था। अमेरिकन ऑथर जॉन अर्नस्ट स्टीनबेक्स नॉवल इन ड्यूबियस बैटल टेक इट्स टाइटल फ्रॉम, बताइए तो कि कहाँ से इन्होंने ये टाइटल लिया था, जो अमेरिकन ऑथर हैं जॉन अर्नस्ट स्टीनबेक, तो इनका एक नॉवल है ड्यूबियस बैटल, तो इन्होंने इसका जो ये टाइटल है वो कहाँ से लिया था, तो ये आपका पैराडाइज लॉस्ट है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है बी ऑप्शन। ही इज़ बट अ पुअर फिलोसफर, ये कमेंट है, ही इज़ बट अ पुअर फिलोसफर who holds a view so narrow as to exclude forms not to his personal taste, who said, किसने कहा है ऐसा, ही इज़ बट अ पुअर फिलोसफर हु होल्ड्स, वो और कुछ नहीं केवल एक गरीब फिलोसफर है जो होल्ड पकड़े रहता है एक व्यू को, अपने विचारों को, सो नैरो, इतना नैरो बना के रखता है, एज टू एक्सक्लूड फॉर्म्स,
नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट, कि वो अपने खुद के टेस्ट को भी नहीं जानता है अच्छे से, इतना नैरो अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो पर्सनैलिटी है वो उसको करके रखता है। तो ये जॉन गाल्सवर्दी ने कहा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे। कॉमेडी ऑफ इंट्रीग ओरिजिनेटेड इन द कंट्री, बताइए। कॉमेडी ऑफ मैनर है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, बेन जॉनसन है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में भी बताऊंगी आपको, आगे क्वेश्चन आएगा एक दो। तो यहाँ पे कॉमेडी ऑफ इंट्रीग की बात हो रही है, तो इसको जो है ये बताएंगे आप यहाँ पे कि किसने, ठीक है, हाँ, ओरिजिनेटेड इन कंट्री, किस कंट्री में इसका जो है ओरिजिन हुआ है कॉमेडी ऑफ इंट्रीग का, तो स्पेन की बात करेंगे हम लोग। ए ऑप्शन आंसर है इसका। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिवाइव्ड इन फ्रांस, फ्रांस में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को किसने रिवाइव किया है, किसने जीवित किया, किसने जिंदा रखा, तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मॉलियर ने। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स अच्छे से जानते हो आप, फ्लोरिश्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग, इंग्लैंड में किस एज के दौरान ये फ्लोरिश किया, इसने डेवलप किया अपने आप को, तो एलिजाबेथन एज है, रोमांटिक एज है, रेस्टोरेशन एज है, या फिर मॉडर्न एज, तो ये आपका सी ऑप्शन है, यानी कि रेस्टोरेशन एज। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 बाय ऑस्कर विल्ड सेटाइराइज, इनका एक वर्क है ऑस्कर विल्ड का, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, तो इसमें 1895 में आया था। तो ऑस्कर विल्ड ने सेटायर किया है, किस चीज़ को सेटायर किया है इसके अंदर, सेक्सुअल हिपोक्राइसिस ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी, द कंटेम्पोररी रॉयल डायनेस्टी, एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, तो यहाँ आंसर बनेगा ए, यानी कि द सेक्सुअल हिपोक्राइसिस ऑफ विक्टोरियन किया है। विलियम विचर्ले, विलियम कॉन्ग्रीव, ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन आर द राइटर ऑफ, ये किस चीज़ के राइटर हैं, देखिए बेन जॉनसन आपके कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के हो गए, मोलियर ने कॉमेडी ऑफ मैनर्स को रिवाइव किया फ्रांस में, बट इसके जो बेसिक माने जाते हैं, बेसिक जो इसको डेवलप करने वाले माने जाते हैं राइटर्स, वो कौन कौन से हैं, तो विलियम विचर्ले, विलियम कॉन्ग्रीव, ओलिवर गोल्डस्मिथ और रिचर्ड ब्रिंसले, तो इसके बारे में जाने के कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए इनको जानते हैं हम लोग, याद कर लीजिए। अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन कॉमेडी ऑफ मैनर्स में नहीं आता है, तो 3 आपको इनमें से दे दिए जाएंगे और एक कोई और दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप सही टिक करेंगे। तो याद रखिए विलियम विचर्ले हैं और रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन है, ठीक है भाई। चलिए, वेयर डिड गैडसिल गेट हिज नेम इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 जो हिस्टोरिकल प्ले है विलियम शेक्सपियर का, तो वेयर डिड गैडसिल गेट हिज नेम, गैडसिल ने अपना नेम कहाँ से गेट किया है, फ्रॉम अ चर्च, फ्रॉम अ थिएटर पोस्टर, फ्रॉम द क्वीन हिमसेल्फ हरसेल्फ, या फिर फ्रॉम अ प्लेस वेयर ही हैज़ स्टेज्ड मैनी रॉबरीज, एक जगह जहाँ उसने बहुत सारी रॉबरीज को स्टेज किया है, तो यही आपका आंसर होगा। हाउ डाइज फालिस्टाफ सर्वाइव द बैटल, डज है ना, डज डाइज नहीं है, डाइज पता नहीं कैसे लिख जाता है डज का मुझसे, डज है गाइज ये, ठीक है, DOES डज। अच्छा, जो फालिस्टाफ है आप जानते हैं कि ये 3 जो हेनरी 4th में है, हेनरी 5th में है, और मिडसमर मिडसमर नहीं, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में हमको मिलते हैं, तो 3-4 प्ले में है ये शेक्सपियर के। तो फालिस्टाफ जो हैं वो आपको बताना है कि कैसे सर्वाइव किया उन्होंने बैटल में, या फिर जो इस प्ले में कैसे उन्होंने अपने आप को बचाए रखा, तो मरने से, है ना। तो ये बाय फाइटिंग फियर्सली हो जाएगा, बाय प्लेइंग डेड, बाय हाइडिंग अंडर वाटर, या फिर बाय फ्लीइंग टू फ्रांस, क्योंकि इकलौते वही बचते हैं इस प्ले के अंदर। तो ये बताना है कैसे सर्वाइव किया उन्होंने, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बाय प्लेइंग डेड, मतलब उसने जो है मरने का नाटक कर दिया था, और वो जो बाकी लोग थे उसको छोड़ के चले गए कि मर गया है, तो ऐसे जो है उसकी जान बच गई थी, याद रखिएगा। What is Falstaff's favorite literary devices? तो जो फालिस्टाफ हैं इनकी फेवरेट लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी है, तो ये बताना है। तो ये आपकी क्या क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में हमारे पास में है भाई, मिक्स्ड मेटाफर है, और मेटोनिमी है, पन है, और प्रोसपोपिया है। प्रोसपोपिया क्या होता है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो जिसके बारे में जानकारी है उसकी बात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या भाई, पन हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन सही है, यानी कि जो फालिस्टाफ था उसका जो फेवरेट लिटरेरी डिवाइस थी वो पन था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है। विच कैप्टिव डज हॉटस्पूर विश टू हैव रिलीज्ड, हेनरी 4th पार्ट 1 में जो हॉटस्पूर नाम का कैरेक्टर है वो किस कैप्टिव को, मतलब किस प्रिजनर को रिलीज करवाना चाहता था, तो बॉलिंगब्रोक है, यॉर्क है, एडमंड ऑफ नॉर्विल है,
या फिर मोर्टिमर है। किसको, ये कैप्टिव को निकलवाना चाहते थे, तो मोर्टिमर इसका आंसर है, डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। 23 क्वेश्चन, हाउ डिड हेनरी, टाइपो, ठीक भाई टाइपो है, हाउ डिड हेनरी ऑब्टेन द क्राउन, हेनरी या हैरी क्या था भाई इसमें, एक सेकेंड गाइज मैं ये चेक करूँगी क्वेश्चन, मुझे थोड़ा इसमें लग रहा है डाउट, कौन सा हो सकता है ये। नहीं हेनरी है गाइज, हेनरी ही है, ठीक है। अच्छा, हाउ डिड हेनरी ऑब्टेन द क्राउन, हेनरी ने क्राउन को कैसे ऑब्टेन किया, प्राप्त किया। ही एंड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से इनहेरिटेंस में प्राप्त किया, मतलब वो उसका उत्तराधिकारी था। ही वॉन इट इन जाउस्टिंग टूर्नामेंट में जीता इसको। ही टुक इट इन अ रेवोल्यूशन, या फिर नन, तो ये हो जाएगा सी, यानी कि ही टुक इट इन अ रेवोल्यूशन। Henry IV Part 1 is a part of a series that deals with the rise of which royal house। तो किस रॉयल हाउस की बात हो रही है यहाँ पे, किस रॉयल हाउस एसोसिएट करती है जो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 है ये सीरीज, तो ये लैंकास्टर यानी कि बी, वार ऑफ रोजेस में भी शामिल था, ठीक है ना, तो उसी से ये रिलेट करता है। वैन इज प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1 सेट, कहाँ कब सेट हुआ ये, तो 1202 या 1203 की बात है, 1392, ये दो ही होगा गाइस, ये दो ही होगा यहाँ पे, 1302 से 1303 की बात है, ठीक है भाई, 1303 की बात है, 1402 से 1403 की बात है, तो सी सही है यहाँ पे, 1402 से 1403 की बात है। Who is the arrogant soldier figure from ancient Greek and Roman comedy that is recognized as influence Falstaff's character? तो who is the arrogant soldier figure from ancient Greek? एंशियंट ग्रीक की एरोगेंट जो सोल्जर फिगर है, घमंडी कहते हैं एरोगेंट को, तो एंशियंट ग्रीक की और रोमन कॉमेडी है ना, तो दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फ्लुएंसिंग फालिस्टाफ्स कैरेक्टर, जो फालिस्टाफ के कैरेक्टर से प्रभावित होकर रिकॉग्नाइज उसको जाना जाता है, तो वो कौन है, एड्यूलेसेंस है, द लॉर्ड ऑफ मिसरूल है, पैरासाइटस है, माइस ग्लोरियसस है, क्या बनेगा इसके अंदर, तो ये डी ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, माइल्स ग्लोरियसस। 27 क्वेश्चन, व्हाट शेप डज एरियल एज्यूम, जो आपका टेम्पेस्ट है उसमें एरियल नाम का कैरेक्टर है, तो वो कौन सी शेप को एज्यूम कर लेता है द मैजिकल बैंक के अंदर इन एक्ट 3 सीन 3 में, हार्पी, ईगल, सी निम्फ या फिर हाउंड, तो ये हो जाएगा हार्पी, एक जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। व्हाट डू प्रोस्पेरो and Ariel set out as bait for Caliban, Trinculo and Stefano? What do Prospero, Ariel set out as bait for Caliban, Trinculo and Stefano? तो अब बक ऑप्सेक, द निम्बल नॉर्म, ये क्या है, मैरमोसेट, ग्लिस्टनिंग एप्रल, 1000 ट्वेंगलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये बेट है। बेट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बेट है ना, जिसको कहते हैं वो शर्त लगाना है ना, शर्त लगाई गई है यहाँ पे, किसमें, व्हाट डू प्रोस्पेरो एरियल सेट आउट बेट कैलिबन और ट्रिंकुलो और स्टीफानो के लिए, तो ये इसमें क्या आंसर बनेगा, तो इसकी बात कर लेंगे, हाँ इसमें ग्लिस्टनिंग एप्रल होगा, यानी कि ये बनेगा हमारा सी ऑप्शन सही है यहाँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अलोंसोज डॉटर, अलोंसो की डॉटर का क्या नेम है, जिसकी शादी से वो लोग लौट रहे थे द टेम्पेस्ट में, तो अलोंसो की डॉटर का क्या नाम है, क्या क्लैरिबेल है, मिरांडा है, साइकोरेक्स है, अलोंसा, अलोंसा तो कोई नहीं है, साइकोरेक्स चुड़ैल है, मिरांडा प्रोस्पेरो की बेटी है, और अलोंसो जो है आपका हो जाएगा क्लैरिबेल, है ना, जिसकी शादी में से ये लोग लौट रहे थे, और जो फर्डिनांड है वो अलोंसो का बेटा हो गया, गोंजेलो अलोंसो का भाई हो गया, और प्रोस्पेरो का भाई हो गया एंटोनियो, तो ऐसे क्वेश्चन याद रखना है आपको। हु हेल्प्ड प्रोस्पेरो एंड मिरांडा टू फ्ली इटली, इटली जाने के लिए जो हेल्प कौन करता है, प्रोस्पेरो और मिरांडा की, एंटोनियो, गोंजालो, ट्रिंगुलो, क्लैरिबेल, तो ये हो जाएगा आपका गोंजालो, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। तो यही थे गाइज आज का क्वेश्चन हमारे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, मिलती रहूँगी आपसे बार बार, और पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है भाई, टेक केयर, बाय बाय।